ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं। संक्रमण यानी इन्फेक्शन कई मायनों में घातक होता है, क्योंकि इससे फैलने वाली बीमारियों से आप न केवल खुद बीमार होते हैं, बल्कि दूसरों में भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, क्योंकि आज ही के दिन जर्मनी के वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉच ने 1882 में टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाया था और WHO के अनुसार ट्यूबरकुलोसिस विश्व में जो मौतें होती हैं उसके टॉप 10 रीजंस में से एक होता है। और हम जानते हैं कि कोविड भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इसका जो है कोरिलेशन भी है। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 1900 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 182 करोड़ 51 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। डॉक्टर संदीप का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप भी डॉक्टर संदीप से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है और हमारे देश में अगर हम कहें तो बड़ी संख्या में जो है एक ट्यूबरकुलोसिस के मरीज पाए जाते हैं और WHO ने भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए सरकार भी पूरे प्रयास कर रही है। आप इस दिन क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीबी जो है एक संक्रामक रोग है। मतलब कहने का मतलब है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनमें हाइजीन वगैरह का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता और माउथ टू माउथ कांटेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। जैसे कोविड स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, वैसे ही टीबी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मेजॉरिटी केसेस में स्प्रेड होता है। कुछ केसेस में पेट का ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, जो गाय होती है जिसको ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसके दूध को अगर हम पेस्चराइजेशन नहीं करें तो उसके वजह से भी कई बार जो कच्चा दूध जो होता है उसमें ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु हो सकते हैं और पेट का ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो हो सकता है उसके वजह से। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इसका मतलब इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। अगर हम ड्रॉपलेट से बचें और अपना ध्यान रखें तो ये बीमारी नहीं फैलती। और प्लस अगर हम दूध को, जैसा कि आजकल तो पेस्चराइज्ड दूध ही अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोग कच्चा दूध भी लेते हैं, तो उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि बिना प्रॉपर दूध को गर्म करे, कई बार उबाले बिना जो उसको यूज करना खतरनाक हो सकता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इस वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब आपने हमारे लिसनर्स को बताई है। और बहुत ही अगर हम देखें तो एक दिन में 4100 से अधिक लोग टीबी से अपनी जान गंवाते हैं और 28,000 लोग इस घातक बीमारी की चपेट में आकर बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए इसे जो दुनिया की सबसे जो है वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज माना जाता है। और अगर हम देखें तो डॉक्टर संदीप, जो कोविड है ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है और काफी सिमिलरिटीज हैं दोनों में। अगर हाइजीन का ध्यान ना रखें, अगर हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या साफ सफाई का ध्यान ना रखें, तो ऐसे में कोविड के फैलने के भी चांसेस रहते हैं। तो अब जबकि लोग कोविड जैसी इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए बहुत सारे उपायों का पालन कर रहे हैं, तो क्या इससे भी टीबी की बीमारी फैलने में कमी आ सकती है?
हाँ, जो लंग वाला ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको कि हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही स्प्रेड होता है मेनली। तो अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखे जाएंगे तो उससे ये ट्यूबरक्लोसिस जो है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या फेफड़े का ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो ये तो दोनों में फायदा कर सकता है इस तरह की कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना। जी, और बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं, तो बीच बीच में कॉल्स भी लेते हैं लिसनर्स की। सबसे पहले दिल्ली से धर्मवीर जी ने हमें कॉल किया है। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे आज टीवी के ऊपर बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसके लिए हमें कितनी सावधानी से दूसरे व्यक्ति के पास बैठना चाहिए? अगर किसी को टीवी है तो कई लोगों को, जैसे हम जानते हैं कि इनको टीवी है, तो उनसे हमें कितना परहेज रखना चाहिए, उनसे कितनी सावधानी रखनी चाहिए? और दूसरा ये है कि छोटे बच्चों को भी जैसे उनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप बताते हैं ये 6 रोग है, ये एक दूसरे से फैलता है, तो इसके बारे में बताएं। और एक छोटी और बात मैं पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि सरकार को थोड़ी सी सख्ती दोबारा ही रखनी पड़ेगी, मास्क के लिए थोड़ा सा इनको कठोर होना पड़ेगा, जैसे पहले रही सरकार। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कोविड भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कोविड तो करीब करीब पूरा ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ट्यूबरक्लोसिस भी जो मेजॉरिटी केसेस हम देखते हैं वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ही होते हैं और वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होते हैं। तो अगर जो कोविड का हम प्रिकॉशंस लेते हैं, मास्क वगैरह, तो उससे ट्यूबरक्लोसिस भी बचती है। और बल्कि अब मैं एक आपको विशेष बात बताऊं कि ये तो कोविड तो अभी लास्ट 2-3 साल से आया है, लेकिन जापान में जो था, ये जो मास्क वगैरह पहनने का रिवाज तो बहुत पहले से चल रहा है, वो तो सालों से ही चल रहा है। और वो उनके लिए, उनके हिसाब से जो ऐसी जगह है जहाँ पे कि ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ का एक तरह का मैनर्स है कि आपको मास्क पहन के रहें। तो ये चीज जो जापान में तो बहुत पहले से चल रही है, जापान में, थोड़ा कोरिया में भी, लेकिन जापान में तो ये कोविड आने से बहुत पहले से ही एक तरह का गुड मैनर्स माना जाता था कि अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में हैं तो मास्क पहन के रहें। जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह अगर आप गए हो अगर पहले, कोविड से पहले जापान में, तो बहुत सारे लोग तो मास्क पहन के कोविड में पहले ही जा रहे, मतलब कोविड होने से पहले ही जा रहे थे जापान में। तो वही जो चीज आप कह रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कहीं ना कहीं कि अगर कोविड चला भी जाता है, लेकिन अगर हम ये इस तरह की जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें तो जो बचा कुचा कोविड से भी बचेंगे और बल्कि इस तरह की बीमारियों से भी बच जाएंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस या और भी जो तरह के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हैं, उन सबसे हमारा बचाव हो जाएगा। जी बिल्कुल। फ्लू है जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो भी बच जाएगा। जी, तो अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम अपनाते हैं तो ना सिर्फ ये शायद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, बल्कि ये इन्फेक्शन एप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, जिससे बहुत सारी बीमारियों से जो भी इन्फेक्शन होता है सबके लिए एप्रोप्रिएट है। जी बिल्कुल। और इस बीच बड़ौर से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। आइए जानते हैं आज उनका क्या सवाल है। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार जी महेश जी बताइए। और जो है सवाल है जी, कोरोना से हमें बचाव कैसे होगा? लोग बहुत तम्बाकू खाते हैं और जो है जगह जगह थूकते हैं, उनसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उसका कोई उपाय बताइए और डॉक्टर साहब ढंग से समझाइए कैसे उनसे छुटकारा मिले। देखिए, जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं इसका तो समाधान सिंपल है कि एक तो अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जो कि स्कूल से ही बच्चों को बताया जाए कि ये इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, ऊपर खांसी वगैरह अगर करना है तो फिर अपना मुंह ढक लेना चाहिए, और इस तरह के जितने भी वो हैं, वो मतलब हेल्पफुल स्टेप्स है वो लेने चाहिए। तो ये बात तो जो है बचपन से ही बच्चे को बताई जा सकती है, स्पेशली स्कूल्स के करिकुलम में उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चे को स्कूल के लेवल से ही बताना शुरू कर दें कि किस तरह से होना चाहिए। और आप ये बात कहीं ना कहीं ये बात देखेंगे भी कि जहाँ पे लिटरेसी रेट हाई है, जैसे कि दिल्ली में है, तो वहाँ पे आपको देखेगा कि लोग इधर उधर थूक नहीं रहे हैं, आपको ऐसे पान के जो है थूकने के निशान नहीं मिलेंगे। पर जो रूरल एरियाज हैं, जो मतलब गांव के एरियाज हैं या छोटे मोटे शहर हैं, वहाँ पे आपको इस तरह का बिहेवियर बहुत मिलेगा। तो जो कि डायरेक्टली शो करता है कि अगर आपकी लिटरेसी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो ये कम हो जाएगा।
दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के लेवल पे भी मेरे को लगता है कि स्टेप्स लेने चाहिए। सिंगापुर में जैसे मैं आपको बताऊं, अगर सिंगापुर में अगर कोई आदमी कहीं थूक देता है तो उसको सिंगापुर $50 का जुर्माना हो जाता है। तो जिसको कि मैं समझता हूं कि करीब ₹1000 के आसपास तो कम से कम उसको जुर्माना लग जाएगा जितनी बार वो थूकेगा। तो ये गवर्नमेंट ने ही स्टेप लिया हुआ है, और पहली बार $50 लगता है, दूसरी बार और बढ़ जाता है, फिर $200 $500 तक लगने लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बार बार कर रहा है खिलाफ वर्जी, तो उसके ऊपर ज्यादा जुर्माना हो सकता है। तो यही चीज हमारे को भी शायद कहीं ना कहीं शुरू करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा स्टेप्स की। कोई इधर उधर थूकता है तो उसके ऊपर कुछ जुर्माना हो, और इस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और असम का रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जहां से अमिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। अमिया जी नमस्कार। जी नमस्ते, धन्यवाद जी। वेलकम टू द शो। ओके। टीबी के कितने टाइम की होती है, मेरा सवाल है। और कोविड होने के साथ साथ टीबी का कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये मेरा सवाल है। जी जी डॉक्टर साहब। कोविड के ये टीबी कितने तरह के होते हैं ये तो मुझे समझ आ गया, दूसरा सवाल समझ नहीं आया। जी, टीबी जैसे मैंने को भी टीबी से रिलेट किया है कि अच्छा जी, तो ठीक है। तो जो टीबी जो होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, दो तरह का होता है। एक होता है जिसको कहते हैं पल्मोनरी टीबी, जो कि फेफड़े का टीबी होता है, जो कि कॉमन टीबी होता है। मेरे को लगता है 70-80% यही टीबी होता है। जी। दूसरा जो टीबी होता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, मतलब फेफड़े की कहीं अलावा हो। अब वो अलावा जो जगह हो सकती है, जैसा मैंने बताया, पेट होता है, वो भी होता है। दूसरा हड्डी भी होती है। हड्डी में भी, पेट में ही अगर टीबी हो तो पेट की जो खून की जो नसें हैं उससे वो स्प्रेड होकर हड्डी में भी जा सकता है। तो हड्डी का भी टीबी जो है कॉमन है। और वो जो है तरह तरह के हैं, जिसमें कि हमारा जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ट्यूबरक्लोसिस होने का रिस्क होता है, और वो कोलैप्स भी हो जाती है कभी कभी टीबी की वजह से। और भी तरह की हड्डियां जो होती हैं उनमें टीबी जा सकता है। तो ये कॉमन है। उसके अलावा स्किन पे भी हो सकता है। अगर कोई टीबी का मरीज है, उसको बार बार छुएं, स्पेशली डॉक्टर्स को रिस्क होता है, क्योंकि वो ऐसे पेशेंट्स की जांच करते हैं। उसके बाद हाथ पे अगर वो ध्यान ना रखें या इधर उधर उनका टच हो जाता है, और अगर वो अपनी भी सफाई ना रखे डॉक्टर, तो उसको भी टीबी हो सकता है, स्किन का टीबी हो सकता है। जी। तो ये तरह तरह के टीबी होते हैं। जहां तक कोविड का सवाल है, कि जैसा मैंने बताया, कॉमनेस्ट टाइप जो है टीबी का, वो जो है थूक से या खांसी से जो वो ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना, अगर छींकते हैं तो बहुत बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं, तो सांस के द्वारा जो होता है वो स्प्रेड होता है। और हमें ये पता है कि कोविड भी सांस के द्वारा ही स्प्रेड होता है, वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो दोनों में एक लिंक तो है। हालांकि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में हृदय रोग की प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और थाने का रुख करते हैं महाराष्ट्र में, जहां से गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। गुरुनाथ जी नमस्कार। हेलो गुरुनाथ जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा क्वेश्चन है सर, हमारे देश में समझो मतलब जो लहर आती है कोरोना की, कोई भी वेरिएंट का लहर आती है सर, जब ये पीक पे होते हैं तभी हम देखा गया है कि लोग मतलब सतर्क हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और कोविड बिहेवियर का जो पालन करने लगते हैं। तो इससे पहले जो मतलब जैसे कम है जो इन्फेक्शन, इससे पहले सतर्क होना चाहिए। वैसे तो हमारे देश में अभी कंट्रोल तो हो चुका है, लेकिन अभी एक चौथी लहर की भी संभावना जताई है IIT कानपुर ने। जी। तो सर जरा आप क्या मैसेज देंगे? थैंक यू। जी बिल्कुल डॉक्टर संदीप, चौथी लहर को लेकर कुछ सर्वे, कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी बीच में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि पीक पे है और फिर इसके बाद नॉर्मल आता है और फिर एक दोबारा से पीक आती है। कई सारे देशों में, अगर हम चाइना में देखें या हांगकांग में देखें, वहां पे कोविड के केसेस खासी संख्या में बढ़ रहे हैं इस समय। देखिए, जो बात है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है कि जब वेव आती है तो सारे प्रिकॉशंस लोग लेने लग जाते हैं और सारी चीज जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने लगते हैं, तो फिर वो कोविड के केसेस में डिक्लाइन हो जाता है तो फिर वो सारी चीजें छोड़ देते हैं और फिर उनको रिस्क होने लगता है।
तो ये कहीं ना कहीं ये बात सही है, और ये बल्कि मैं आपको कहूंगा कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छा दोहा भी है कि सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वही वाली बात है कि अगर आप पहले से प्रिकॉशन लेते रहे तो वेव भी नहीं आए। लेकिन अब ये ह्यूमन बिहेवियर है कि जब कम हो जाती है बीमारी तो सतर्कता घट जाती है। लेकिन एक जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि एक चीज होती है हर्ड इम्यूनिटी, कि कितने लोगों को कोविड हो चुका है जी। तो जब एक बार कोविड हो जाता है या वैक्सीनेशन हो जाता है तो उनमें इम्यूनिटी आ जाती है। तो अगर पॉपुलेशन पूरी की पूरी पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो जाए और उसको काफी लोगों को अगर ऑलरेडी बीमारी हो जाए तो उसमें एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, जिसमें कि जो नई वेव आती है, तो क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर 80-85% लोगों में इम्यूनिटी आ गई तो बचे तो 15% ही। तो अब उन 15% को अफेक्ट करने के लिए जो है इन्फेक्शन जो है मुश्किल होता है। तो इसलिए उस हर्ड इम्यूनिटी की वजह से जो है इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है ये जो लोग बच जाते हैं उनको कभी ना कभी जब भी इन्फेक्शन उनको लगेगा तो उनको होने का रिस्क है। तो यही चीज चाइना में आप देख रहे थे कि पहले बार जो फर्स्ट वेव आई तो उन्होंने बहुत ज्यादा लॉकडाउन कर दिया, सब बंद कर दिया, और उसके बाद उस वजह से ये हुआ कि जो सेकेंड वेव थी और थर्ड वेव आई नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कभी कोविड हुआ ही नहीं और काफी लोगों को वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाया। तो जब फोर्थ वेव आई तो वो लोग सारे के सारे एक्सपोज हो गए, क्योंकि उनके भी प्रिकॉशंस घट गए। तो जब घटे, लॉकडाउन हटा, सारे प्रिकॉशंस हटे, तो वो जितने लोग बच गए थे वो सब फिर से एक्सपोज हो गए और उनमें फोर्थ वेव आ गई। अब हमारे केस में ये है कि हमारा वैक्सीनेशन काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ है जी। तो अगर हम प्रिकॉशंस लेते रहें तो हमारे में फोर्थ वेव बहुत कम आएगी या हो सकता है ना भी आए। लेकिन जरूरी यही है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा ठीक से चलता रहे और लोग प्रिकॉशंस लेते रहें। और डॉक्टर संदीप, हम अभी 182 करोड़ 51 लाख के आंकड़े पर हैं और बहुत जल्दी 200 करोड़ पे हम पहुंचने वाले हैं। कितना मायने रखता है या कितनी बड़ी उपलब्धि किसी भी देश के लिए 200 करोड़ लोगों में इतने कम समय में उनका वैक्सीनेशन करना, आप इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, ये देंगे हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे लीडर हैं मोदी जी, उनको आपको कहीं ना कहीं तो धन्यवाद देना ही पड़ेगा कि जिस तरह का प्रोग्राम करा है। ऐसे तो जितने वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हुए हैं उसमें तो कई देश पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। हमारा देश तो एक ही देश है जिसको हम कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना वैक्सीनेशन हो जाता तो मेरे को लगता है यूरोप तो आधा यूरोप का वैक्सीनेशन हमने कर डाला। तो कहीं ना कहीं हमारे को अपने गवर्नमेंट को जो है वो धन्यवाद देना चाहिए। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके नेतृत्व में जो है एक बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि है। ये मेरे को लगता नहीं है किसी भी देश में इस तरह की उपलब्धि आज तक कभी हो पाई है। और इस वजह से जो है हम लोग जो इंडिया है वो वैक्सीन क्या कह सकते हैं कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। जी बिल्कुल, और वैक्सीन की फैक्ट्री या हब हो गया है हमारा देश। और जिस तरह का हमने ये दुनिया के सामने जो करके दिखाया है और 200 करोड़ वैक्सीनेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी और सराहनीय उपलब्धि है देश की। और इस बीच गाजियाबाद का रुख करते हैं, सुभाष जी से बात करते हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी सुभाष जी, रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। ठीक है, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि जो अभी टीबी का आज का डे है तो उसमें ये टाइम होता है टीबी की दवा का स्टार्ट करने का और एंड करने का, वो कितना होता है? और साथ में सर बच्चों की आजकल जो स्कूल जाने का प्रोग्राम जो चालू हो गया है, जो कोरोना के संबंध में उन्हें क्या क्या बचाव करने चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, नंबर 1 जो टीबी का होता है, टीबी एक होता है नॉर्मल टीबी जो कि लंग का टीबी होता है। तो उसमें जो होता है मिनिमम 6 मंथ का होता है। अगर प्रॉपर डोज लिया जाए तो कम से कम 6 महीने जो है उसकी दवाई करनी चाहिए। और ये जो चीज आपने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग सोचते हैं कि टीबी जब शुरू करते हैं लास्ट 2-3 महीने में ठीक हो जाता है मरीज, तो उनको लगता है अब हम ठीक हो गए, वो दवाई छोड़ देता है। और फिर जब वो दवाई छोड़ता है तो फिर रिलैप्स होता है, और जब रिलैप्स होता है तो वो पहले वाले से ज्यादा खतरनाक होता है। तो पहले जो दवाइयां काम कर रही होती हैं वो भी काम करना बंद कर जाती हैं, तो और दवाई बढ़ानी पड़ती है। फिर लोग सोचते हैं थोड़े दिन खाते हैं, फिर सोचते हैं हम तो ठीक हो गए, फिर बंद कर देते हैं। तो ये जो है टीबी के प्रोग्राम में एक बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि लोगों को कन्विंस करना कि नहीं, हमारे को कम से कम मिनिमम 6 मंथ लेना है
जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड लंग का टीबी है या जो फेफड़े का टीबी है, और अगर नॉन लंग का टीबी है जैसे जिसको मैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बता रहा था, उसमें कम से कम 9 महीने या इवन बियॉन्ड लेने की जरूरत पड़ सकती है। और एक पर कॉम्प्लिकेट हो जाए ट्यूबरकुलोसिस तो फिर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लेना जरूरी है। ध्यान विशेष यही रखना है कि इसका जो इम्प्रूवमेंट है वो तो जल्दी हो जाता है, महीने 2 महीने में हो जाता है, लेकिन दवाई फिर भी कंटिन्यू पूरा कोर्स खत्म करना बहुत बहुत अत्यधिक आवश्यक है। बिल्कुल। और जिस तरह की कॉम्बिनेशन में ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स हैं, चाहे वो रिफैम्पसिन हो, आइसोनियाजाइड हो या पैराजिनामाइड हो, तो उसको इसीलिए शायद डॉक्टर संदीप अब टीबी की ड्रग्स जो है वो किट के फॉर्म में आने लगी हैं, सो दैट लोग उसे लेना ना भूलें और डिसकंटिन्यू ना हो पाए और एक नियत अंतराल पे वो लेते रहें। बिल्कुल। और गाजियाबाद से अब मोहम्मद यामीन का रुख करते हैं। यामीन जी नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं यामीन भाई रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी जिला गाजीपुर। सर मैं जानना चाह रहा था जैसे कि टीबी के लिए कितने दिनों तक खांसी रहे, कितने दिनों तक बुखार रहे तो जांच कराएं, कितने दिनों के बाद करानी चाहिए? देखिए, अगर आपको खांसी या बुखार है और आपने ट्रीटमेंट उसका करा और अगर 1 महीने से ज्यादा चल जाए, 15 दिन से ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा चल जाए ट्रीटमेंट के बावजूद, तो फिर डेफिनेटली ये एक शक पड़ता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। जैसे पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन हम इसे कहते हैं कि अगर आपने फीवर आ रहा है, आपको कुछ मिल नहीं रहा कि कहाँ से आ रहा है, तो भी ट्यूबरकुलोसिस का शक बढ़ता है। या फिर कुछ और सिम्टम्स हैं जो ट्यूबरकुलोसिस में खास हैं, जैसे कि रात के टाइम पे पसीना आ जाना, हर रात पसीना आना, तो ये एक चीज है जो कि शक डालती है कि ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है और इसकी जो है ठीक से जांच पड़ताल करनी चाहिए। जी। और झारखंड से दिवाकर जी जुड़ गए हैं। दिवाकर जी नमस्कार। हेलो दिवाकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं दिवाकर पाठक, हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडाद ग्राम स्थित झारखंड प्रांतीय हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन से हम 100% सुरक्षित रहते हैं। इसकी लापरवाही हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। हमें तो यह स्वयं समझनी चाहिए कि सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा कवच को धारण करना ही असली समाधान है। हार्ट को हेल्दी बनाने के बारे में बताएं। जी डॉक्टर संदीप, देखिए आपकी जो कार्डियोलॉजी का क्षेत्र है, आज काफी सारे क्वेश्चंस जो है ट्यूबरकुलोसिस पे आए हैं, लेकिन अब आपका सब्जेक्ट है और हार्ट को पूछा है इन्होंने कि कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि इस समय जो हार्ट डिजीजेस हैं हमारे देश में काफी बड़ी संख्या में बढ़ रही हैं, तो इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए सिद्धार्थ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और हमने अभी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करी, कोविड के बारे में बात करी। दोनों चीजें जो हैं वो एक कीटाणु की वजह से होती हैं। कोविड होता है वो कोविड जो सार्स टाइप का वायरस है उससे होता है, कोरोना वायरस से होता है, और जो ट्यूबरकुलोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है उससे होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हार्ट की बीमारी किसी कीटाणु की वजह से नहीं होती, ये एक लाइफस्टाइल बीमारी होती है। कहने का मतलब गलत लाइफस्टाइल से ये हो जाता है। तो अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आप हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अच्छी हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? तो नंबर 1 ये है कि स्मोकिंग नहीं करना। नंबर 2 है कि जो अपना डाइट है उसमें वसा की मात्रा को कंट्रोल करना, और जो है काफी ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना, रादर देन की फ्राइड फूड्स खाने की जगह पे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना, और ट्रांस फैट जो वनस्पति घी है उसको कंप्लीटली अवॉइड करना। और फिर दूसरी चीज है कि एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना, कम से कम वॉक करते रहना, और आपको ये देख लेना चाहिए कि करीब 7,000-8,000 स्टेप्स पर डे कम से कम वॉक हो जाए, या कोई और अच्छी एक्सरसाइज हो जाए आधे घंटे की, तो भी वो भी सफिशिएंट हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है कि अगर किसी को शुगर है तो उसको कंट्रोल करना, किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करना, वेट को जो है सीमित रखना, कंट्रोल में रखना, और जो है मोटापे से बचना। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी फाइनल जो है, आजकल आपको पता ही है कि स्ट्रेस के वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अपने स्ट्रेस के लेवल्स को कंट्रोल करके रखना। तो अगर ये सारी अच्छी लाइफस्टाइल इसको हम कहते हैं आप फॉलो करेंगे तो हार्ट
की बीमारी ही नहीं होगी, बल्कि जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बताया कि हर एक नॉर्मल इंसान की भी जो लाइफ है वो 10 साल बढ़ जाएगी अगर वो ये हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। बिल्कुल, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना बेहद जरूरी है और इसे ना सिर्फ आंकड़े बताते हैं बल्कि रिसर्च भी यही कहता है। और इस बीच रोहिणी का रुख करते हैं दिल्ली से, जहां से सुरेंद्र सिंह रावत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रावत जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सिंह जी। कैसे हैं रावत जी, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, ये बहुत 1 साल बाद मिल पाया जी आपका ये नंबर, ये तो बहुत ज्यादा बिजी रहने लग गया। मैं 1 साल से प्रयास कर रहा हूँ जी। आप जैसे बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं और वो फोन करते हैं इसलिए फोन बिजी हो जाता है, लेकिन देखिए आपने ये बता दिया है कि अगर आप रेगुलर किसी काम को करते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। तो आज आपका कॉल लग गया और हमें भी बहुत खुशी है कि आज आपसे बात हो रही है। आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र वैसे 50+ है, 50 से ऊपर हूँ, और ये जो प्रिकॉशनरी डोज है, दूसरा डोज, ये क्या उसके लिए मैं भी एप्लीकेबल हूँ? क्या मैं भी प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरे 9 महीने पूरे होने वाले हैं, सेकेंड डोज यानी कि दूसरी खुराक मिले हुए 9 महीने मेरे पूरे होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए एप्लीकेबल हूँ? जी बिल्कुल, डॉक्टर संदीप। हाँ, देखिए अभी जो है, जो प्रिकॉशनरी डोज लेने से उन लोगों को फायदा होता है जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी हो। कोमॉर्बिडिटी से मतलब कि ऐसी कोई बीमारी हो जिससे कि इम्यूनिटी खराब हो जाती हो, लो हो जाती हो, जैसे कि हार्ट की बीमारियां हैं या शुगर की बीमारी है या और कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। तो देखा यह गया है कि ज्यादा उम्र के लोगों को और जिनको इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज होती हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कोमॉर्बिडिटी आपने बताई तो कोई ऐसा विशेष जरूरत आपके केस पे नहीं लग रही, लेकिन अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो फिर वैक्सीनेशन की जो जिसको हम कहते हैं बूस्टर डोज या जिसको प्रिकॉशनरी डोज कहते हैं, उससे फायदा हो सकता है। और दिल्ली से केशव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, जल्दी से उनका सवाल लेते हैं, समय कम है। केशव जी नमस्कार। हेलो जी केशव जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर नमस्ते। मैं कह रहा हूँ सर, पहला 2 सवाल है मेरे। जैसे सर पहली डोज तो लग चुकी है जी, और सेकंड डोज की सर डेट 2 महीने हो चुके हैं, ओवर हो चुकी है। ओके। और उसके सर जैसे तबीयत खराब है मरीज की, तो अभी लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? कितना, कौन सी वैक्सीन लगवाई है सर? कोविशील्ड। ठीक है। तबीयत क्या खराब है? क्या खराबी है? जैसे लूज मोशन हो रहे हैं। नहीं मतलब 2-3 महीने से चले जा रहे हैं लूज मोशन? नहीं सर, वो मतलब 2 महीने, वो तो डेट निकल चुकी है। एक्चुअली वो हैंडीकैप भी है। अच्छा। नहीं देखिए ऐसा है कि जो देखिए बेनिफिट जो होता है उसका 1 महीने के बाद दूसरी डोज लगाने के बाद शुरू हो जाता है, पर वो खत्म नहीं होता। तो अगर डिले भी हो गया है तो बेनिफिट तो बरकरार रहेगा। ये है कि उतना पीरियड जो आपने टाइम में डिले करा उसमें रिस्क था कोविड होने का, वो नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन रिस्क था। लेकिन बेनिफिट जो है सेकेंड डोज का वो तो बरकरार है, बल्कि इसलिए सेकेंड डोज को जैसे ही फिटनेस हो या जैसे ही आपको जो वो जना है अगर वो जाके लगवा सकने में समर्थ हो तो उसको दूसरी डोज लगा लेनी चाहिए। टाइम निकल गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइम का मतलब ये है कि उससे पहले लगाने का बेनिफिट नहीं है, उसके बाद तो आप कभी भी लगा सकते हैं। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संदीप, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया और खास तौर पे आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे पर बताया कि किस तरीके से लोग जागरूक रहें टीबी के प्रति। आपका बहुत बहुत इस चर्चा में भाग लेने के लिए आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संदीप ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।